का एक प्रयास पश्चिमी देशों द्वारा किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल अचानक कीव का दौरा किया। 10 घंटे का सफर कर वो कीव पहुंचे थे। अब पलटवार करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश सीरिया और इराक जैसा हाल यूक्रेन का करवाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार को अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए थे। वहां से लौटने के बाद वो पोलैंड में हैं, जहां नाटो देशों के साथ वो एक बैठक भी कर रहे हैं। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में सीरिया इराक जैसा खेल खेला है। रूस यूक्रेन जंग की पहली बरसी से ठीक 3 दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज अपने देश की जनता को संबोधित किया। पुतिन के इस संबोधन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी। लोग ये सोच रहे थे जो पुतिन अपने संबोधन में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में वही खेल खेला है जो उन्होंने सीरिया और इराक में खेला था। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि डोनबास की सुरक्षा के लिए रूस ने यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किया था। यूक्रेन में लगातार हो रहे हमलों के बाद भी डोनबास के लोग साल भर तक डटे रहे। रूस ने शांतिपूर्ण तरीके से डोनबास की समस्या को हल करने के लिए हर संभव कोशिश की। डोनबास के लोग मानते थे, उन्हें उम्मीद थी कि रूस उनके बचाव में आएगा, लेकिन पश्चिम ने फिर वही खेल खेला। पुतिन ने कहा कि विशेष अभियान शुरू होने से पहले ही पश्चिमी देश यूक्रेन को हवाई रक्षा आपूर्ति करने के लिए बातचीत कर रहे थे। पुतिन ने आगे कहा कि रूस ने सालों तक पश्चिमी देशों के साथ बातचीत के लिए तत्परता दिखाई, लेकिन हमेशा उसे नज़रअंदाज किया गया। भारत सरकार ने पिछले साल तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। सरकार ने अब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ITI पॉलिटेक्निक पास आउट भी आवेदन कर सकेंगे। सेना ने अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा दिया है। प्री स्किल्ड युवा भी अग्निपथ भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। ITI पॉलिटेक्निक पास आउट टेक्निकल ब्रांच में आवेदन कर सकेंगे। इससे प्री स्किल्ड युवाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे ट्रेनिंग टाइम भी कम होगा। इस बड़े बदलाव के बाद अब और अधिक युवा उम्मीदवारों को योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान गंवाया, फिर उनके हाथ से विधानसभा में पार्टी का दफ्तर शिवसेना भवन भी चला गया। अब उनके लिए एक और मुसीबत सामने आ गई है। संसद में शिवसेना के दफ्तर पर भी अब एकनाथ शिंदे गुट का कब्जा हो गया है। लोकसभा सचिवालय ने शिंदे गुट को संसद भवन में स्थित अपने पार्टी दफ्तर का कब्जा दे दिया है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि संसद भवन का कमरा नंबर 128 शिवसेना संसदीय पार्टी को बतौर कार्यालय आवंटित किया जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में 70 स्थानों पर कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के नागदा के दुर्गापारा इलाके में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इनमें से एक का नाम दीपक भाटी बताया गया है। इससे दिल्ली के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़े मामले की पूछताछ की जा रही है। जानकारी मिल रही है जो पंजाब पुलिस मुख्यालय में रॉकेट दागने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 11 आरोपितों में 2 फरारी के दौरान उज्जैन और नागदा में रुके थे। सूत्रों के अनुसार NIA की टीम द्वारा गैंगस्टर और उनके आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज एक मामले की जांच के सिलसिले में पंजाब में 30 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की जा रही है। भारत का पेमेंट इकोसिस्टम अब दुनिया भर में फैलने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को सिंगापुर में लॉन्च किया। दरअसल भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और सिंगापुर के पे नाउ को लिंक कर दिया गया है। इससे दोनों देशों के बीच के पेमेंट इकोसिस्टम को आसान बनाने में मदद मिलेगी। इस वर्चुअल लॉन्चिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लुंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। साथ में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के MD रवि मेनन भी मौजूद थे। इस कदम के साथ ही यह तय हो गया कि UPI सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों को भी इसका लाभ मिलता है।
बेटी की शादी के लिए पैरोल पर बाहर निकले आनंद मोहन का पैरोल खत्म हो गया। जेल लौटने से पहले आनंद मोहन अपनी रिहाई को लेकर भावुक हो गए। पूर्व सांसद आनंद मोहन की पैरोल आज खत्म हो गई। आनंद मोहन फिर से सहरसा जेल वापस चले गए। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन अपनी बेटी सुरभि की शादी के लिए 15 दिनों की पैरोल पर बाहर आए थे। विवाह संपन्न होने के बाद वो फिर से जेल वापस चले गए। उन्हें विदा करने के दौरान पूरा परिवार भावुक दिखा। आनंद मोहन जब जेल लौट रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस कारण से सजा के हकदार बने वो उन्होंने पूरा कर लिया। रिहाई में देरी को लेकर उन्होंने कहा कि ये समझ से परे है। आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीद जताई, वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। जनता दल यूनाइटेड की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी तो एक नया विवाद फिर से सामने आ खड़ा हुआ। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी के विलय को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। अब इसका असर सरकारी कार्यक्रमों पर दिखना शुरू हो गया है। दरअसल आज पटना में चौथे कृषि रोड मैप को लेकर आयोजित किसान समागम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी पहुंचना था, लेकिन तेजस्वी यादव शायद नाराज चल रहे हैं, जो खबरें मिल रही है। तेजस्वी इस कार्यक्रम में करीब 2.5 घंटे की देरी से पहुंचे। तब तक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कुर्सी खाली रही। अब ये खाली कुर्सी क्या संदेश दे रहा है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तुर्की में आए भयानक भूकंप में भारतीय बचाव दल का भारत आगमन होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब से मिलने का फैसला किया। पीएम हाउस में ये मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री भी पहुंचे। तुर्की में भूकंप से आई त्रासदी के बाद बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ के जवानों ने काफ़ी मेहनत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुर्की का अनुभव एनडीआरएफ कर्मियों ने साझा की। एनडीआरएफ कर्मियों ने बताया कि वहां के लोगों ने हमें दिल से दुआएं दी है और हमारे लौटने पर रोते हुए विदा किया। एक जवान ने प्रधानमंत्री से बताया कि मैं राउंड ले रहा था तो एक मरीज का परिजन समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग अफसर हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे चूमा। फिर उसने पूछा कि क्या आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। मैंने कहा कि आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मतलब है कि आप मेरे लिए पिता समान हैं। अफसर ने बताया कि उस युवक ने कहा कि मैं इस देश की युवा पीढ़ी हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि आप लोगों ने हमारे देश के लिए क्या किया। वहीं एक महिला अधिकारी ने बताया कि एक महिला ने कहा कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की तारीख में दूसरे नंबर पर आप हो। इस दौरान एनडीआरएफ कर्मियों ने अपने डॉग स्क्वाड के कारनामों की भी काफ़ी चर्चा की। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल की सजा काटकर फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस को लगता है बिहार में फिर से जेल भेजा जाएगा। अटपटा लग रहा है ना? है भी अटपटा ही। दरअसल बिहार में बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर ने दस्तावेज के आधार पर शहीद स्मारक के नाम 1,36,943 रुपये वसूली को लेकर एक नोटिस भेजा है। असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा यह नोटिस भेजते हुए चेतावनी दी गई है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर समय से विपत्र का भुगतान नहीं करते हैं तो स्मारक स्थल की बिजली काट दी जाएगी। बिजली विभाग द्वारा खुदीराम बोस के नाम स्मारक स्थल को भेजे गए नोटिस के बाद लोग बिहार प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या बिजली विभाग के लोगों के अंदर कॉमन सेंस नहीं है? खुदीराम बोस को शहीद हुए सालों बीत चुके हैं। अगर बिजली विभाग द्वारा स्मारक स्थल की बिजली काटी गई तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। लाइव मिथिला के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर ऐसे ही खबरों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप लाइव मिथिला का इंतजार कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो भी खबर बने वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।